नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद हम फिर से चर्चा करेंगे इस वीडियो में बीएड अभ्यर्थियों को लेके, क्योंकि ये सवाल अभी तक आप लोगों के संज्ञान में है और बार बार आप खुद से ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर होंगे। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली भर्ती को लेके कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम सेफ हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। लेकिन हम फिर से एक बार और बताना चाहेंगे कि अगर तथ्यों को देखा जाए और उनको लेके अगर कोर्ट में कोई जाता है तो बीएड वाले जो 69,000 में शामिल हैं उन पर उतने ही काले बादल छाए हुए हैं जैसे कि 2017 में शिक्षा मित्रों के ऊपर थे। कैसे हैं हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे और एक और आपको जानकारी दे दें कि आपके चाचा यानी रिजवान अंसारी जी इस मैदान में कूद पड़े हैं। बीएड वालों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने के लिए रिजवान अंसारी जी अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन वो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। यानी वो सिर्फ अभी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और सही मौका आने पर वो अपना दांव खेलेंगे। उनकी वीडियो से जो जानकारी मिली, उन्होंने ये कहा कि हम सभी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी फ़िलहाल बीटीसी वाले बीएड वालों के खिलाफ़ कोर्ट में जो भी केस डाल लेंगे ये हम उन पर निगाह रखेंगे। अगर उन्हें मैं बाहर से सपोर्ट चाहिए होगी तो हम उन्हें सपोर्ट भी देंगे। तो इस तरीके से अभी वो फ्रंट पे नहीं है, लेकिन वो सभी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि आज नहीं तो कल 69,000 भर्ती में से हम बीएड वालों को बाहर निकलवा कर रहेंगे। रिजवान अंसारी कोर्ट की लड़ाई के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को निकाल के क्या फ़ायदा होगा, या कह लीजिए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं रिजवान अंसारी। रिजवान अंसारी जानते हैं कि जो समायोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1,32,000 जो पद थे जो सरकार को भरने थे वो दो भर्तियों में भरे गए, 68,500 और 69,000। तो जो शिक्षा मित्र के रिक्त पद थे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में भरे गए बीएड वालों को शामिल करके। तो अगर बीएड वाले हटते हैं और 30-35,000 पद खाली होते हैं तो उन पदों पर शिक्षा मित्रों का हक है। उन पदों पर उसी समान प्रक्रिया के साथ फिर से शिक्षा मित्रों को भारांक के साथ भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ बीटीसी वालों को भी। तो एक कंपटीशन होगा उतने पदों पर शिक्षा मित्रों केवल बीटीसी वालों का, और जब भीड़ भी कम होगी तो हो सकता है कि कट ऑफ भी कम रखा जाए, क्योंकि पहले बीएड वालों को शामिल करके सरकार ने कट ऑफ बढ़ाने का कारण बताया था। क्या ये बातें आप कई बार सुन चुके होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक भर्ती के लिए अपात्र क्यों घोषित किया, उनको क्यों बाहर किया। अभी तो हम दो शब्दों पे बात करेंगे आपसे कि आखिर अपात्र क्या होता है और अयोग्य क्या होता है। क्या शिक्षा मित्र अयोग्य थे जिसकी वजह से उनका समायोजन रद्द हुआ, और क्या बीएड अभ्यर्थी अयोग्य हैं या अपात्र हैं जिसकी वजह से उनको प्राथमिक भर्ती से बाहर किया गया है। सामान्यतः अगर हम ये मान लें, ये समझ लें कि अयोग्य का मतलब ये हो गया कि जो अर्हता मांगी जाती हैं किसी भी पद पर आवेदन के लिए वो उसकी योग्यता होती है, और अगर वो पूरी नहीं है तो वो अयोग्य है। और उन योग्यताओं को पूरी होने के बाद भी जब एक कंपटीशन कराया जाता है, एक टेस्ट कराया जाता है, और उसमें अगर जो नंबर पा लेते हैं तो वो पात्र हैं, जो नहीं ला पाते हैं वो अपात्र हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों को अब हम अयोग्य कहें या पात्र कहें, ये आप डिसाइड करेंगे और नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे। हम आपको बस वो 3 कारण बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया था। पहला रीज़न था पेडागोजी फैक्ट। जी हाँ, पहला रीज़न रहा बीएड वालों का इस भर्ती से बाहर होने का पेडागोजिकल फैक्ट, कि बीएड वालों ने पेडागोजी की पढ़ाई की ही नहीं है उन बच्चों के लिए जिनका एज फैक्टर 3 साल से लेकर 5 साल तक, यानी बाल वाटिकाओं के लिए अलग, और वहाँ तक कि 6 साल से लेकर 11 साल जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे 1 से लेकर 5वीं क्लास तक, वो एज फैक्टर की पढ़ाई पेडागोजी की ही नहीं है, उनके सिलेबस में है ही नहीं। क्योंकि बीएड वाले 6 to 8 और अब हायर एजुकेशन के लिए मतलब पढ़ाए जाते हैं, तो वो उनके सिलेबस में है ही नहीं। तो पेडागोजिकल फैक्ट का अभाव रहा
और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जिन बच्चों को पढ़ाने की पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है वो उसके लिए पात्र कैसे हो सकता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर भी इनको जो है प्राथमिक भर्ती से बाहर किया कि इनकी पढ़ाई में वो बिंदु है ही नहीं कि छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उनके संग कैसे बातें की जाएंगी, उनके मानसिक स्थिति को कैसे समझाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा। वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है तो वो प्राथमिक भर्ती में जाके क्या पढ़ाएंगे। दूसरा जो पॉइंट रहा सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वजह से इनको बाहर किया वो रहा एनसीटी का लेटर। एनसीटी का 28 जून का जो लेटर था जिसमें उनको शामिल किया गया था प्राथमिक भर्ती में, वो ही अवैध घोषित किया गया, उस गजट को ही रद्द कर दिया गया क्योंकि उसको बनाने की प्रक्रिया गलत थी। एनसीटी कोई भी एक ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो पूरे देश पर एक साथ लागू हो अचानक ही। बात समझिएगा, हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को खारिज किस वजह से किया है। शिक्षकों की योग्यता, उनकी अर्हता में थोड़ी सी कमी या ढिलाई देने का अधिकार एनसीटी को है, लेकिन इसके भी दायरे बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर एनसीटी ये काम कर सकती है कि किसी भी विशेष राज्य में, किसी भी एक राज्य में अगर प्राथमिक भर्ती में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी हो रही है तो वो उच्च हायर वाले जो शिक्षक हैं उनकी अर्हता में थोड़ी सी ढिलाई बढ़ सकती है, उनको आवेदन के लिए मौका दे सकती है, या जो कम है उनको भी अवसर दे सकती है, सिर्फ एक राज्य को, है। लेकिन एनसीटी का गजट जारी हुआ पूरे देश के लिए। यहाँ ही गड़बड़ कर गई क्योंकि एनसीटी अगर कोई पूरे देश के लिए कानून बनाती है उस पर अधिकार, पूरे देश के लिए बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया हैं। वो प्रक्रिया है कि उसको पहले एक सर्वे कराना पड़ेगा, एनसीटी को सर्वे कराना पड़ेगा। उस सर्वे के अकॉर्डिंग उनको हर स्टेट की जो वहाँ की एजुकेशनल बॉडी हैं उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। एक समिति बनेगी, एक कमेटी भी बनेगी, वो डिसाइड करेगी, हर स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्कस करेगी और उसके बाद जब वो फाइनल होगा तब जाके वो पूरे देश पर लागू होगा। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एनसीटी ने सिर्फ केंद्र सरकार के एक पत्र के आधार पर तुरंत ही पूरे देश में बीएड वालों को प्राथमिक भर्ती के लिए जो है एप्लीकेबल कर दिया। तो ये प्रक्रिया गलत रही। फिर भी देखो कितना बड़ा रिस्क हुआ और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बात को समझा और इस एनसीटी के लेटर को खारिज कर दिया। ये वजह रही है कि एनसीटी का जो गजट ही ख़त्म हो गया तो फिर बीएड वाले इस भर्ती में कैसे रह सकते हैं। ये आगामी भर्तियों के लिए साफ सी बात हो गई कि आगे कभी बीएड वाले इसमें नहीं आवेदन कर पाएंगे। तीसरा जो फैक्ट रहा है वो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है मौलिक अधिकारों का हनन। आरटी 2009 के अनुसार एक नियम है कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा तो देनी ही देनी है, साथ ही साथ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा तो देनी ही देनी है, साथ ही साथ गुणवत्ता शिक्षा भी देना उनका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ी ही सजग होती है, कहीं भी ढिलाई नहीं बरतती। लेकिन यहाँ बस शब्द आया गुणवत्ता। इस गुणवत्ता शब्द ने ही बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया कि जब उनके पास ना तो पेडागोजिकल फैक्ट की पढ़ाई है, ना ही उनका जो एनसीटी का लेटर है वो वैलिड बैठ रहा है क्योंकि बिना सर्वे के वो कराया गया है, और तीसरा कि उनके पास इस तरह की कोई शिक्षा नहीं है, तो वो पिछले 3 सालों से किस आधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो उनको इस भर्ती से बाहर किया गया। कहा गया कि उनको एक ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है जिसकी वजह से ये उस फैक्टर को पढ़ लेंगे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आता है। लेकिन 3 साल बीत गई, ब्रिज कोर्स एक ऐसा हवाई तीर फेंका गया जिसकी वजह से बीएड वालों की भीड़ को सीधे एक तरफ से अंदर कर दिया गया। लेकिन उस ब्रिज कोर्स की ना तो कोई नींव रखी गई, ना तो कोई सिलेबस बनाया गया, ना ही कोई ऐसी कमेटी बनाई गई जो उसका सिलेबस तय करेगी और कब कब ये काम होना है, कैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी है, इसका कोई मॉड्यूल तैयार नहीं किया गया सरकार को। जब ये सारे जवाब कोर्ट में रखे गए तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि सब आनन फानन में सिर्फ हवाई तीर फेंके गए हैं, कोई भी काम नियम कानून के साथ नहीं किया गया है। तो जब ब्रिज कोर्स नहीं, वो प्रशिक्षित नहीं है तो वो पात्र भी नहीं है, वो
योग्य भी नहीं हैं। तो इसलिए उस गुणवत्ता शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा बीएड वालों को पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार जो एक ही आर्टिकल 2009 में आर्टिकल 21A में आता है, तो ये जाहिर सी बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेगी। ये 3 वजह रही हैं बीएड वालों को बाहर करने की। अब बात आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से इनको बाहर निकाला जाएगा, तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में 881 ऑफ 2022 एक केस है जो यूपी से ही रिलेटेड है, उसमें मेंशन्ड है। जो बिहार का केस है, बिहार की भर्ती है और यूपी की जो भर्ती हैं वो इससे रिलेटेड हैं, वो केस उससे कनेक्टेड है। और जब इस केस को फाइनल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने लास्ट में लिखा भी है कि जितने भी केस इस केस से कनेक्टेड थे विद करके ऊपर, वो सारे डिस्पोज कर दिए गए हैं। डिस्पोज मतलब निस्तारित कर दिए गए हैं, डिसमिस्ड नहीं किए गए, खारिज नहीं किए गए, डिस्पोज्ड किए गए हैं, यानी हल कर दिए गए हैं। और अब इनको आगे नहीं सुना जाएगा। जो उनकी प्रेयर थी वो मान ली गई है। और 881 ऑफ 2022 की जो पीरियड थी यूपी वालों की, वो यही थी कि एनसीटी का जो गजट है वो अवैध है, और जो संशोधन किया है सरकार ने वो भी गलत है। और दोनों ही जब गलत हो गए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का भी थोड़ा खतरे में आना स्वाभाविक है। खैर, अभी तो बस हमने वो 3 पॉइंट बताए हैं जिसकी वजह से बीएड वालों को ये केस हारना पड़ा है। लेकिन आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा कि बिंदु 1 और 2 और 3 में कहाँ बीएड वाले अयोग्य हैं और कहाँ अपात्र हैं। और अगर कोई आपके पास जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।